नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी में घमासान, तालिबान, अब्बाजान और रामनाम। यूपी में चुनाव हो और सियासी धमाचौकड़ी देखने को ना मिले, ये भला कैसे हो सकता है। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी भी कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है और सभी पार्टियां सियासी बिसात पर चुनावी मुद्दों के साथ साथ समीकरणों को साधने में जुट गई है। बीएसपी ब्राह्मणों को साधने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है, ओवैसी सपा बसपा पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं और सपा की नजर मुस्लिम वोट बैंक के साथ ब्राह्मणों पर भी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी पार्टियों की तैयारियों में विधानसभा चुनाव के मुद्दों की झलकी मिलना शुरू हो चुका है और आज जिस तरह की सियासत विपक्ष की ओर से शुरू हो चुकी है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की आगे की राह भी आसान होती हुई नजर आ रही है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 बयान सुनवा देते हैं। कुशीनगर में वो थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सुनते हैं। क्या सपा के समय मंदिर बन जाता? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाता? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी मंदिर बनाती? देखिए, अब तो लोग बोलने लग गए हैं। अब तो लोग बोलने लग गए हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य होते हुए देखकर लोग बोल रहे हैं कि अब हम अपना स्मारक नहीं बनाएंगे। भयभीत हो गए। उनको मालूम है भगवान राम का मंदिर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनने जा रहा है, सबसे बड़ा, सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। राशन मिलना होगा ना आप लोगों को? राशन मिलना है, मिलना है राशन। क्या ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले, क्या तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों ने कभी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की अनुमति दी होती? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है 2017 के पहले राशन नहीं मिलता क्योंकि तब अब्बाजान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इसके अलावा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या मंदिर बना पाते, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार यूपी के चुनाव में विकास के अलावा बीजेपी का चुनावी एजेंडा तालिबान, अब्बाजान और राम नाम के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। जी नमस्कार। रमेश जी, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। दरअसल जिस तरह से यूपी में चुनाव होने हैं, सबसे पहले अब्बाजान वाले बयान का मैं जिक्र कर लूंगा। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा, उसके बाद सियासी जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगा, और जो आवाज उठ रही है इसके खिलाफ, वो जम्मू कश्मीर से भी सामने आ रही है। उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है। आखिर कैसे ये जो बयान है, एक चीज में मुझे समझ में नहीं आती कि सांप्रदायिकता भड़काने वाला बयान कैसे है ये? देखिए सोमन भाई, इसमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा जब भी चुनाव आते, विशेष तौर पे हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ महंगाई कोई मायने नहीं रखती है, पेगासस कोई मायने नहीं रखता है, और भी कोई मुद्दे जितने भी जो आम जन से जुड़े होते हैं, जनता से जुड़े होते हैं, उन पे ये 2-4 नहीं होते हैं। अल्टीमेटली होता क्या, जब चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक आ जाता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब रह जाता है, तो हिंदू मुस्लिम पे कहानी आके रुक जाती है। अभी अब्बाजान है, फिर भाईजान है, फिर ये जान वो जान, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अभी ओवैसी साहब की जैसे एंट्री हुई है, वो कुछ दिन के बाद में तालिबान को लेके या किसी तरीके से अब्बाजान का दूसरा मतलब निकालने लगेंगे। तो मुझे लग रहा है राजनीतिक उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पे देखी जाए तो हमेशा से या तो जातिवाद पे रही है या तो फिर हिंदू मुस्लिम होता रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है आज का जो वोटर है
जो आज का जो एक मतदाता है वो बड़ा अपने दिमाग के विवेक से काम लेता है, वो बहुत एक राजनीतिक इतनी समझ वाला हो गया, क्योंकि 2000 हमने 3 चुनाव देखे, 2007 का देखा, 2012 का देखा, 2017 का देखा। तीनों में चुनावों में समीकरण बिल्कुल अलग हो गया था। जिस पार्टी ने सोचा कि मैं अब दोबारा से सत्ता में वापसी करूंगा और बहुत अच्छे बहुमत के साथ में आऊं, वो पार्टी दोबारा से रिपीट नहीं कर पाई। अब क्या है, 2022 में मुझे लग रहा है कमोवेश जो समीकरण है वैसे ही होने वाले हैं। अब दावे तो सबके ही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम बहुमत के साथ में आ रहे हैं, 22 में 22 की ला रही है, और उसके बाद में अब सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है, जिस समय इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, तो ये तो 300 प्लस की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां इतनी उनके अनुकूल नहीं है। चाहे किसानी का मुद्दा हो जाए, चाहे महंगाई का मुद्दा हो जाए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो जाए, कई सारे बाकी मुद्दों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अब्बाजान वाले बयान को लेकर के मैं आपसे समझना चाहूंगा। दरअसल बीजेपी कहीं ना कहीं अब्बाजान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है उसके जरिए जो मुस्लिम तुष्टीकरण है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी है उसको घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। दूसरी अगर आप देखेंगे ना तो ओवैसी भी बोल रहे हैं कि मुस्लिम उन्हें वोट देंगे। अपनी सरकार के दौरान सपा बसपा ने मुस्लिमों की अनदेखी की है, बीजेपी अब्बाजान कहकर चुटकी ले रही है। अगर मुस्लिमों के लिए समाजवादी पार्टी या बीएसपी ने जब उनकी सरकार रही थी तो अगर काम किया है तो फिर विरोधी क्यों आवाज उठा रहे हैं? ये भी तो बड़ा सवाल बनता है ना। कहीं ना कहीं जब आवाज उठा रही है जो समाजवादी पार्टी इसको लेकर के आवाज उठा रही तो बीजेपी को के पक्ष में ही हवा बनती हुई नजर आएगी फिर तो। सोहन भाई, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहूंगा, किसी और भी चैनल पे अभी मैं लाइव में था तो मैंने एक बात यही करी थी, यही मुद्दा चल रहा था। मुझे लग रहा है ये भाईजान अब्बाजान का मुद्दा सोहन सिंह के लिए नहीं होना चाहिए, रमेश ठाकुर के लिए नहीं होना चाहिए, ना ही जनता के लिए होना चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दा होगा। पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए होगा कि इसमें पॉलिटिकल जितने भी पार्टियां वो माइलेज लेने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल। कोई अगर भाईजान कह देता है, अब्बाजान कह देता है, किसने क्या खा लिया, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल बिले वजह के मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे बिल्कुल भी जनता को इनके ऊपर रुझान नहीं होना चाहिए, ना ही गौर करना चाहिए, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा अगर राजनीतिक चीजों से हटके देखिएगा, अगर अब्बाजान है उसको भी अनाज की जरूरत है, अगर भाईजान है तो उसको भी जरूरत है। जो जय श्री राम का नारा लगाता है, अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, मुझे लग रहा उन दाने पे खाने पे सबका अधिकार है। अब किसी को ये कह के अब्बाजान कह के, मुझे लग रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी में क्या मुस्लिम वोटर नहीं है? बहुत सारे वोटर हैं। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहते, उत्तर प्रदेश में नहीं रहते? मुझे लग रहा है जो वास्तव में देशभक्त है, जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता एक मुसलमान है, उसके दिल पे कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचती है। आप किसी को देखो, अब्बाजान कहने का मतलब जाहिर सी बात है मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हो, आप सीधे के सीधे मुसलमानों को कह रहे हो। तो अगर वो मुसलमान खा रहे हैं, मुझे बताइए, जो भी कोटेदार जब किसी को अनाज देता है, अगर सोहन सिंह भी चला जाए, रमेश ठाकुर भी घर चले जाए, क्या जो हमारे जो राशन कार्ड में उससे अतिरिक्त कोई दे देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दे देगा। फिर ये कैसे हैसियत बन गई कि अब्बाजान को समाजवादी पार्टी ने ज्यादा दे दिया, या भाजपा के जितने भी एक कोटेदार हैं जो राशन वितरित करते हैं उन्होंने ज्यादा दे दिया? इसकी अगर बारीकियों में जाए, गहराइयों में जाए, तो मुझे लग रहा है ये मुद्दा बिल्कुल बिला वजह का है। अच्छा, चलिए एक चीज मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगा। जिस तरह से पूरी सियासत घूम रही है उत्तर प्रदेश की, अभी जो माफ कीजिएगा मायावती हैं, उन्होंने वो ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। ओवैसी जाकर के जब उन्होंने, मोहन भागवत ने बयान दिया था कि जो हिंदू मुस्लिम है उनके पूर्वजों को लेकर के उनका बयान सामने आया था, ओवैसी का पलटवार उस पर देखने को मिला था, जिसके बाद जो लग रहा था कि जो राजनीति है वो धर्म, संप्रदाय और जाति को लेकर के ही होती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। अब ऐसे में अगर विपक्ष को मुद्दे, उम्मीद करते हैं कि विपक्ष जो सरकार की कमियां रह गई हैं उनको उठाएगा चुनावों में, उन पर बात होगी, विकास के मुद्दे पर बात होगी। लेकिन जब विपक्ष ही इस तरह के मुद्दे उठाएगा तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी राम मंदिर की बात करेगी, अब्बाजान की बात करेगी, तो फिर तो बीजेपी के लिए ही राह आसान कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। ये मैं आपसे समझना चाह रहा था, जिस तरह की सियासत विपक्ष की ओर से हो रही है। देखिए, इसमें दो बातें बहुत समझने की हैं और उससे चीजें स्पष्ट भी हो जाती हैं। आपने ब्राह्मण की बात करी, देखो ब्राह्मण अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा समुदाय उत्तर प्रदेश में रहता है, और ब्राह्मण जब जिस भी चुनाव में जिस पार्टी के पक्ष में जाता है तो एक तरफा जाता है। मैं ये दावे के साथ में कहता हूं कि जो ब्राह्मण, जो अगड़ी जाति के जो वोटर, वो हमेशा से बूथ कैडर वोट रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अब क्या हुआ, 2-1 सालों में जिस तरीके से विक्रू कांड हुआ, विकास दुबे को उसका एनकाउंटर होता है, या वैसे कई सारे जो आपराधिक किस्म के जुड़े हुए थे, उसमें मैं
किसी आंकड़े पे नहीं आ रहा हूँ और ना ही मैं किसी पर उंगली उठा रहा हूँ, लेकिन उसमें खुदा न खास्ता जो अपराधियों की जो मौतें हुई वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण से जुड़े हुए लोग थे। देखो, अपराध की भाषा नहीं हो सकती है, अपराध की परिभाषा नहीं हो सकती है, उसका कोई धर्म कोई मजहब नहीं हो सकता है। चाहे उसमें ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, वो अपराधी है, क्योंकि कानून उसको अपराधी के नजरों से देखा। अब क्या हुआ, पॉलिटिकल दूसरी पार्टियों ने उसको मुद्दा बना दिया कि योगी ने चुन चुन के ब्राह्मणों को मारा। गलत बात है। ये जो मौजूदा जो सरकार चल रही है वो क्षत्रियों की है, ठाकरों की है। हम भी क्षत्रिय जात से आते हैं, हमें तो कभी कोई लाभ नहीं मिला और ना ही लाभ लेने की कोशिश करी। दूसरी बात यह आ जाती कि देखो, जब ब्राह्मण या अगड़ी जाति के जितने भी एक वोटर होता है, जिस पार्टी से जुड़ता है सरकार उसकी आती है। अब ये जो वोटर है, मुझे लग रहा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाखुश अलग है। उसी वोटर पे मायावती डोरे डालने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी डोरे डाल के कोशिश कर रही है, और ये कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह के माइलेज चाहती जाती हैं कि एक वोटर, एक बहुत बड़ा जो विशाल वोटर है, एक तादाद है, वो अगर फलाने से अगर कट गई, फलाने से अगर किसी तरीके से नाराज है, तो उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है। वही समाजवादी पार्टी और वही बसपा कर रही है। अब बसपा की अगर बात करें, 2007 की जब उन्होंने चुनाव जीता था, तो उस समय ब्राह्मण जो एक सोशल इंजीनियरिंग जो एक सतीश मिश्रा ने एक पूरा घेरा बनाया था, तो उनको फायदा भी हुआ था। बहुत अच्छे उनके एक बहुमत से साथ एक उनकी सरकार बनी थी। कमोबेश स्थितियां वैसी ही बनती जा रही हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने प्रबुद्ध एक सम्मेलन करा, उसमें अगर आप देखो, जो उम्मीद के से ज्यादा ब्राह्मणों की तादाद वहां पहुंची, ब्राह्मण वहां पे पहुंचे, तो ये तस्वीरों को देख के ना मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा में खलबली है। भाजपा में इस बात को लेकर मनन मंथन हो रहा है कि अगर ब्राह्मण का, क्षत्रियों का, 4 अगड़ी जातियों, वैश्य का अगर ये हमसे कट गया, तो मुझे लग रहा है तो इनके लिए 2022 का जो एक चुनौती जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो बीजेपी के लिए चुनौती आसान नहीं होने वाली है। दूसरी ओर जिस तरह से बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है, जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं, अब्बाजान की बात करूं मैं, राम मंदिर की बात करूं, और तालिबान अब इसमें जुड़ गया है, नया फैक्टर जुड़ गया है। और तालिबान को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से भी बयान आया है, शफीकुर रहमान का बयान आया है, उसके बाद तो यही लग रहा है ना कि जो विपक्ष है वो बीजेपी को मौका दे रहा है। शफीकुर रहमान साहब ने जिस तरह से उनकी तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करी है, अगर इन तीनों मुद्दों को लेकर के मैं बात करूं, तो क्या इन तीनों मुद्दों का जिस तरह की सियासत यूपी में रही है, फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को? देखिए, तालिबान एक अलग मसला है, वो इंटरनेशनल ऐसा मसला है। अगर उस पर कोई अगर बात होती है, तो मुझे लग रहा है भारत का एक एक बासिंदा नहीं, तालिबान मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरह से तालिबान का समर्थन समाजवादी पार्टी के सांसद ने किया है, उस तरह की राजनीति को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी है, उनसे तुलना की है तालिबान की, तो उस तरह उसको लेकर के मैं बात करना चाह रहा हूं कि हमारे देश में जो तालिबान को लेकर के बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर के मैं पूछना चाह रहा हूं। जिस तरह से तालिबान का समर्थन जो है, क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता को लेकर के सीधा खड़ा सवाल खड़े कर रही है, तो उसका क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? निश्चित तौर से इसको फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर समाजवादी पार्टी का या किसी भी पार्टी का अगर कोई भी समर्थन तालिबानियों का कर रहा है, अगर उनको उन तालिबानी, देखो तालिबानी को मुझे तो लगता है सीधे आतंकवादी कहो, उन आतंकवादियों को अगर कोई ये फ्रीडम फाइटर से अगर जोड़ रहा, तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता। अगर इस तरीके से कोई करता है, तो उस पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान चुनावों में उठाना पड़ सकता है, और दूसरी पार्टियों को इस चुनाव के बाद में बड़ा फायदा हो सकता है। और ये फायदा किसको होता है? देखो, जब हिंदू मुस्लिम जब भी कुछ होता है, किसी तरीके से मुद्दे उठते हैं, तो मुझे लग रहा उसका सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो यूं कह लो कि भाजपा को ही होता है, क्योंकि भाजपा हमेशा कहती है कि वो हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदुत्व का अपना, ठीक है, फायदा उनको हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 2022 के चुनावों में तालिबान कोई मसला, कोई मुद्दा नहीं बनने वाला है। पाकिस्तान को लेकर अगर कोई भी इस तरह का जो बयान आता है, जो पूर्व के चुनावों में आता रहा, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव, लोकसभा चुनाव हो गया या किसी तरीके से चुनाव हो, तो फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा हम लोगों को इंतजार इस बात का है, ऐसे बयान का है, कि जब तक वो राहत साहब का जो एक राहत इंदौरी साहब का जो बयान आता है कि
कहीं खलबली है और कहीं देखो चुनाव तो नहीं है, इस तरह का जो उन्होंने कहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगा वो चीजें होने वाली हैं, क्योंकि या ओवैसी साहब के मुंह से कोई ऐसा निकलेगा या पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई निकलेगा जिस बयान के बाद में मुझे लग रहा है ये जो पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको माइलेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही अपील करना चाहूंगा इस बार के उत्तर प्रदेश के, विशेष तौर पे हम लोग उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, वहां के मतदाता हैं, वोटर हैं, तो अपने भाइयों को यही कहना चाहेंगे कुछ भी हो इस बार अपने विवेक का इस्तेमाल आप करें, किसी के बहकावे में ना आए, आप उस पार्टी को, उस सरकार को चुनो जो आपके लिए सोचे, आपके बच्चों के लिए सोचे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी बेहद अहम हो जाती है। एक अहम सवाल मैं आपसे लूंगा, दरअसल चुनाव जब होते हैं जनता उम्मीद करती है कि जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, सरकार ने कितना काम किया है उसके बारे में सरकार बताएगी, विपक्ष उसको लेकर के सवाल खड़े करेगा। लेकिन जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष जिस तरह के मुद्दे उठा रहा है, विपक्ष से कहीं ना कहीं चूक हो रही है? बेरोजगारी, गरीबी या फिर जो दूसरे बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के चुनाव में उतरते तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया सवाल आपने करा। देखिएगा, अगर मुझे लग रहा है विपक्षी सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जो और के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अगर उनको एडमिट करके चले तो मुझे लग रहा उसका फायदा बहुत ज्यादा होता। आप ज्यादा मुद्दे में मत आ जाइएगा। बेरोजगारी का मुद्दा है, आप 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी थी उस वक्त के जो डाटा है रोजगार के, उनको लेके अब 2021 को लेके दोनों आंकड़ों को अगर आप कंपेयर कर लो, जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने मैनिफेस्टो में जितनी नौकरी देने की बात करी थी, अगर उतनी नौकरी अगर इन्होंने दी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दी है तो आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। दूसरी बात यह है महंगाई। जब सरकार आपकी आई थी 64 रुपए पेट्रोल था, डीजल, उसके बाद में आज आप देखिएगा 94% ईंधन के दामों में वृद्धि हो चुकी है। 100 के ऊपर पेट्रोल जा चुका है, 90 के ऊपर डीजल जा चुका है। ये बड़े मुद्दे आपको आगे ले जा सकते थे, उसको फायदा होने का। मुझे लग रहा है पॉलिटिकल पार्टियों का जो थिंक टैंकर है वो बड़ा कमजोर सा लगता है, उनको बड़ा भ्रमित कर रहा है, या पीआर कंपनियों को उन्होंने अपने हवाले कर दिया कि पीआर कंपनियां जो हमें कहेंगी उसी हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है भाजपा के लिए किसानी का। देखिएगा, किसान जिस तरीके से जो रैली मुजफ्फरनगर में हुई और जो रैली में जो रैला हुआ, जो किसानों का हुजूम लगा, मुझे लग रहा है सोहन जी उसके बाद में स्थितियां और परिस्थितियां कुछ और होने वाली हैं, बदलने वाली हैं। बेशक सिटिंग गवर्नमेंट कुछ भी कहे कि फलाने दलित, दूसरी जातियां, फलाना, सब हमारे सब पक्ष में है, धरातल पे आप देखो तो ये चीजें दिखाई कहीं नहीं देती हैं, क्योंकि इस बार जो वोटर है बड़ा साइलेंट है। क्योंकि साइलेंट वोटर जब होता है तो ये समझो कि तब आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो कि जब चुनाव होंगे तो मतदाता किस तरफ जाएगा। क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो एक आम जनता, एक आम व्यक्ति कोरोना प्रबंधन को लेके, कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है और जिस तरीके से गंगा में लाशें तैरी हैं, उस समय क्रीमेशन के लिए लोगों को जगह नहीं मिली है और दवाइयां नहीं मिली। आप मौजूदा समय का देखो, आप मुजफ्फरपुर में देख लो जाके, ये फिरोजाबाद में देखो, बच्चों का इस समय जो एक रहस्यमय बुखार हो रहा है। कई ऐसे जिले उत्तर प्रदेश में हैं वहां दवाइयां नहीं मिल पा रही है। सिर्फ और सिर्फ फिरोजाबाद में 100-150 बच्चों की मौतें हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और इस मुद्दे को उठाने के लिए मुझे लग रहा है कोई भी विपक्षी पार्टी आगे नहीं आ रही है। उनको सिर्फ अब्बाजान चाहिए, मंदिर का मुद्दा चाहिए, फलाना मुद्दा चाहिए। मुझे लग रहा है उन मुद्दों से कोई फायदा होने वाला नहीं। और विपक्षी पार्टियां जब आगे नहीं आती तो कहीं ना कहीं जो पार्टी सरकार में है उसकी जो है राहत जो है आगे आसान हो जाती है। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, AIMIM ने कहा है 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी और BSP को घेरते हुए भी असदुद्दीन ओवैसी नजर आए थे। साफ तौर पर कहा था कि मुस्लिमों के साथ में जो है जब इनकी सरकार रही थी तो इन्होंने उनके लिए काम नहीं किया है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, खासतौर पर बड़ी पार्टियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, तो वो भी तो बीजेपी के लिए फायदा हो रहा है। क्योंकि जो अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें या फिर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो वो तो फिर बंट जाएगा, उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा वहां पर भी। तो जो अगर एकजुटता होती तो कहीं ज्यादा फायदा होता। देखिए सोहन भाई, होता क्या है ना, जब भी ओवैसी साहब किसी भी चुनाव में जाते हैं वो सीधे सीधे फायदा बीजेपी को हो जाता है। 100 सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं, हाँ ये जरूर है, वो मुस्लिम वोटों को डेंट जरूर मार सकते हैं। उस डेंट का नुकसान किसको होगा? समाजवादी पार्टी को होगा और बसपा को होगा, दूसरी पार्टियों को होगा। अगर ओवैसी 100 सीटों पर अगर चुनाव लड़ाते हैं
तो उसको फायदा अल्टीमेटली अगर आप देखो तो भाजपा को ही होने वाला है, क्योंकि वो शुरुआत से उनके ऊपर आरोप ये भी लगते रहे कि ओवैसी तो आरएसएस के एजेंट हैं, जो भी काम करते हैं कहीं पे वो भाजपा के लिए काम करते हैं, इस तरीके उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन वो सिद्ध भी हुए हैं। मुझे लग रहा है कैराना का, अगर आपको ध्यान होगा, कैराना का जब उपचुनाव हुआ था तब भी ओवैसी साहब ने 2 रैलियां करी थी और उन्होंने ऐसे बयान दिए थे, तो उसका जब रिजल्ट जब आया तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ भाजपा को और भाजपा जीती भी। और जबकि भाजपा ने खुद ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि हम जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो कैराना का वो हम जीत पाएंगे, लेकिन वहां पे भी उन्होंने सीटें दिखाई। अगर अगर मुझे लग रहा है रामपुर जैसे जगह पे जो मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है, यहाँ पे अगर एमआईएम अपने कैंडिडेट उतारती है तो मुझे लग रहा है भाजपा को ही फायदा होगा, किसी दूसरे और पार्टी को फायदे नहीं होगा। हाँ, दूसरी पार्टियों पर नुकसान इतना जरूर हो जाएगा कि उनका जो मुस्लिम वोट है वो उनसे कट जाएगा, दूर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक बंटने का खतरा भी विपक्षी पार्टी में यहाँ पर बना है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। ये थे रमेश ठाकुर जी, राजनीतिक विश्लेषक, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो यूपी में चुनाव है और चुनाव को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। सियासी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही है, सियासी बिसात सजनी शुरू हो चुकी है और उस पर चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे उनकी झलकी मिलनी भी शुरू हो चुकी है। विकास के मुद्दे पर चुनाव की उम्मीद जनता करती है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने कुशीनगर में सुना होगा तो आपने देखा होगा कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर भी बात करी, उन्होंने जो बुखार की वजह से पहले मौतें होती थी उन पर भी बात करी। इसके अलावा उन्होंने जो तमाम पिछली सरकारों के दौरान खामियां थी उनका जिक्र भी किया। हालांकि साथ ही साथ उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, तालिबान का जिक्र किया और इसके अलावा अब्बाजान शब्द का भी प्रयोग किया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से सियासत यूपी में घूमती हुई नजर आ रही है, जिस तरह के मुद्दों के साथ में विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, क्या उसका सीधा फायदा भी बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि जब बीजेपी राम मंदिर की बात करेगी, बीजेपी अब्बाजान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगी, तो फिर विपक्ष क्या कहेगा, यह भी अपने आप में गौर करने वाली बात होगी। और आखिर अब्बाजान शब्द को लेकर के उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि इससे सांप्रदायिकता को खतरा है। क्या खतरा है मुझे तो समझ में नहीं आता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अब्बाजान को लेकर के घमासान मचा हुआ है, उसका असर जनता के बीच में क्या जाएगा और जनता के बीच में क्या कुछ संदेश जाएगा और उसके बाद जनता किस तरह से रिएक्ट करेगी, फायदा किसको पहुंचेगा, ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।